जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, हमने जो है राजस्थान जीके का स्पेशल बैच शुरू किया था और वो है विजय। तो इसमें जो है जियोग्राफी है उसके शॉर्ट नोट्स का रिवीजन प्लस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बढ़ रहे थे। अगर आपने इससे पहले जो राजस्थान ज्योग्राफी का परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है पहले जा करके वो देख लीजिए, ताकि आपको जो है बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान भूगोल का जो सेकंड पार्ट है परिचय के बाद में, भौतिक प्रदेश। तो देखिए, भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ और राजस्थान के जो है भौतिक प्रदेश वो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके आधार पर किस किस प्रकार से जो उनको बांटा गया है, आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि अभी भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वॉच टाइम है वो 90% वॉच टाइम जो है अनसब्सक्राइबर लोगों का है। मतलब वो देखते पूरा है, लेकिन जो सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ 10% लोगों ने किया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में देखिए बेसिक चीजें वो होती है कि जो अपना भूगोल है, मतलब स्थान विशेष की जो परिस्थितियां हैं भौगोलिक, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे कहीं ज्यादा नदियां हैं तो उसको नदी प्रवाह क्षेत्र बोल दिया, कहीं रेत ज्यादा है तो उसको रेगिस्तान बोल दिया, पहाड़ियां ज्यादा है तो उसको पथरीला या पहाड़ी इलाका बोल दिया। ठीक है, तो भौतिक प्रदेश शुरू करने से पहले हम बेसिकली जो पहले सर्वप्रथम विभाजन हुआ था वहां से देखते हैं। तो वेगनर जो एक जर्मनी के निवासी हैं, उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको हम कॉन्टिनेंट डिवीजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने जो बताया सर्वप्रथम कि जब धरती थी ना तो धरती पहले एक इस प्रकार से थी। तो इसमें पहले पूरी टोटल धरती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदलती है, जो प्लेटें होती है जमीन के भीतर, तो वो आपस में समय के साथ खिसकना शुरू कर दिया। तो इसके दो डिवीजन हो गए, मतलब एक पार्ट तो ये बन गया ऊपर वाला उत्तरी, और एक पार्ट बन गया नीचे का दक्षिणी भाग। ये तो नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बीच में जो है इसमें पानी भर गया था, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां चेंज हुई तो उस हिसाब से जो है। तो पहले इन्होंने जो धरती है इसका डिवीजन किया था पहली बार किसने, जो अपने वेगनर हैं, उन्होंने पृथ्वी को नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इसके चारों ओर पेंतलासा सागर था। कौन सा सागर था? पेंतलासा। और कार्बोनिफेरस युग में इसके दो विभाजन हो जाते हैं। मैंने बताया था उत्तरी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, और नीचे का जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप बेसिकली कि पृथ्वी को इन्होंने क्या कहा था? पेंजिया। और टूटा कब था? कार्बोनिफेरस युग में। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिण भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए मध्य में जो सागर बना वो था तैतीस सागर। कौन सा बना? तैतीस सागर। ये इस प्रकार से देख लेते हैं कि ये पूरी धरती थी और ये ऊपर उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। तो ये क्या है, प्लेटें होती है तो खिसकना शुरू कर देती है। तो उस हिसाब से ये ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान में जो है अपने पास गोंडवाना लैंड के भी अवशेष हैं और तैतीस सागर के भी हैं। गोंडवाना और तैतीस सागर। देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज और मतलब देख लेते हैं इसके जो पार्ट हैं वो किस प्रकार से बटे हैं। जैसे चार भूभाग हैं, पहले मैप में मैं बता देता हूँ। ये देखिए कि एक तो है पश्चिमी मरुस्थल, ये यहाँ से जो भौतिक प्रदेश बटे हैं उनमें एक तो है पश्चिमी मरुस्थल, एक है आपके अरावली, और एक गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसको हम पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं, और एक है दक्षिण का हाथ धोती पठार। तो ये तो है मरुस्थल।
ठीक है। फिर ये आ गई अरावली। अरावली ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। इसको हम आड़ोतिका या जो दक्कन का लावा का पठार है इसको दक्षिणी पूर्वी पठार बोलते हैं। ये इस सारे को मिला करके ये और ये वाला ये है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है। तो ध्यान रखना जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। ये किसका है? 33 सागर का अवशेष। 33। फिर अरावली जो है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एक मिनट, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। अभी हम फिर और डिटेल से देख लेंगे। मरुस्थल ये 33 सागर का अवशेष है भाई। 33। फिर ये गोंडवाना। गोंडवाना फिर वापस पूर्वी मैदानी प्रदेश है 33 का आएगा। और ये वापस गोंडवाना। 33 सागर था इसका मतलब, क्योंकि जो रेतीली मरुस्थल जो है मतलब मरुस्थल में जो जितनी भी झीलें हैं वो क्या है? खारी है। तो उसका कारण क्या है? 33 सागर। क्योंकि जो सागर का पानी होता है, महासागर का पानी, तो कैसा होता है? खारा होता है। तो ध्यान रखना 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ठीक है। चलते हैं। देखिए ये राजस्थान 4 भूभागों में बांट रखा है, अभी हमने देख लिया। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश। तो मरुस्थल जो है 33 सागर का अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश वो 33 सागर का अवशेष है, और जो दक्षिण पूर्वी का पठारी क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का। आपको ये क्रम में से कैसे याद रखना है? अगर इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो हर बार, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश किसका पार्ट है। ठीक है। भौतिक प्रदेशों को बांटने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था वो वीसी मिश्रा ने किया था, और इन्होंने जो है 7 पार्ट बताए थे। कितने पार्ट बताए थे? 7। जैसे कि इन्होंने जो 4 हैं इसमें से एक तो ये, इसी में मैं बता देता हूँ। जो वीसी मिश्रा है इन्होंने इसको, एक तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको नहरी क्षेत्र नाम दिया था। नहरी क्षेत्र। ठीक है। ये मरुस्थल का है। इसे इसको कृषि जलवायु प्रदेश कहा था। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश इसको कृषि जलवायु प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, बेसिक सी चीजें हैं। और ये मरुस्थल है, ये अरावली, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए, और जो मरुस्थल है इसको इन्होंने 2 पार्टों में बांटा था। ये तो ये नहरी क्षेत्र हो गया। इस मरुस्थल को 2 पार्टों में, जैसे कि अभी हम आगे जब मरुस्थल पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं, एक तो शुष्क। इसी में कचरा हो जाएगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, ये जो मरुस्थल हम पढ़ते हैं, इस मरुस्थल को इन्होंने, अभी हम आगे देखेंगे जब मरुस्थल पर्टिकुलर पढ़ते हैं तो मरुस्थल के 2 पार्ट पढ़ाए जाते हैं। मतलब मरुस्थल को 2 भाग में बांटते हैं। एक तो होता है शुष्क मरुस्थल, एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। मतलब एक तो बिल्कुल पूरा सूखा है और एक कम सूखा है। ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है, मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर जो रेखा है उसको तो हम शुष्क बोलते हैं, वो अभी हम आगे डिटेल से देखेंगे उसको। तो ये अर्ध शुष्क, ये अरावली प्रदेश हो गया। इसका अरावली नाम दिया था। नारी क्षेत्र शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क अरावली। और ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसको यूं कहें कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ये दक्षिण पूर्वी, इसमें भी कृषि होती है। तो इन्होंने जो नाम दिया था पूर्वी कृषि, और ये जो क्षेत्र है इसको चंबल। ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी, और यहाँ से चंबल नदी बहती है तो इसको चंबल का क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई। ये थे अपने वीसी मिश्रा, इन्होंने कितने पार्ट बताए थे? 7 पार्ट बताए थे, 7 भागों में बांटा था। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रयास किया था वो रामलोचन आपके एके सेन ने। दूसरा 1968 में जलवायु के आधार पर, 1968 में एके सेन ने। और एक और नाम आता है रामलोचन सिंह। इन्होंने 1971 में तीसरा प्रयास किया था। ठीक है। अब चलते हैं भौतिक प्रदेश जो है इनका उद्भव किस प्रकार से क्रम से हुआ था। तो
आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए, भौतिक प्रदेशों का जो उद्भव क्रम है ये भी आपको याद रखना है कि जब इनका विभाजन हो रहा था, प्लेटें इधर उधर खिसक रही थी, तो किस प्रकार से जो है डिवीजन हुआ, पहले कौन सा बना, तो आपको ये याद रखना है। तो जो पहले बना था वो था आपके अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये सर्वप्रथम बना है भाई, ध्यान रखना। सर्वप्रथम कौन सा पार्ट बना है, अरावली। और अरावली को ऐसे भी याद रखना है कि जो अपने पास जो है सबसे प्राचीन और सबसे नवीन दोनों पर्वतमालाएं अपने पास है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली, ये प्राचीन। और सबसे नवीन भी आपको याद होगा, नवीन जो है वो भी अपने पास, मतलब भारत के पास है, नवीन कौन सा है, हिमालय, जो कि अभी भी बनी रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बना दक्षिण पूर्वी पठार। क्यों? क्योंकि ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आप ये ध्यान रखना, अरावली जो है फर्स्ट सेकंड पे दक्षिण पूर्वी पठार, फिर उसके बाद में आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थल। ठीक है, क्योंकि ये बना था पानी का जो क्षेत्र है उससे, तो इसमें पानी अभी भी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियां अभी भी है, और मरुस्थल में जो है सूख गए हैं। तो ये सबसे बाद में बना था। तो उद्भव क्रम पूछ रहा है वो विकास का कि किस प्रकार से हुआ था, तो आप इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना कि सर ने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया था कि अरावली सर्वप्रथम क्यों है, क्योंकि वो सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन कौन सा है, अपने पास हिमालय। दूसरे नंबर पे दक्षिण पूर्वी पठार क्यों है, क्योंकि ये भी जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और इसमें नदियां, नदियों का पानी अभी भी है और ये सूख गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलते हैं आगे। फिर अब इसको एक अलग अलग तरीके से हम पढ़ लेते हैं पूरा सेपरेट, कि जैसे भी ये पश्चिमी मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थल वाला ये पार्ट। ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो इस पश्चिमी मरुस्थल को हम पूरा डिटेल से देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इधर पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, इधर अपने राजस्थान में भी है, और राजस्थान के नीचे जो गुजरात वाला, गुजरात वाली बेल्ट है इसमें भी है, और थोड़ा बहुत ऊपर इधर से यहाँ हरियाणा पंजाब की तरफ भी जो है ये मरुस्थल गया। अरावली है तो ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा सा गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ये थार के का जो मरुस्थल भाग है उसको हम कहते हैं सबसे युवा मरुस्थल कहते हैं। सबसे जैव, मतलब विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा है, अपने थार का मरुस्थल। इसको राजस्थान में तो बोलते हैं थार। राजस्थान में कौन सा नाम है, राजस्थान में याद रखना थार का रेगिस्तान बोलते हैं, थार मरुस्थल। पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान। ठीक है, और इसको जो है ग्रेट इंडिया या इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, मान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है? देखिए, भारत और पाकिस्तान में 15%। इसका टोटल क्षेत्रफल है 2,38,000 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना। ये तो टोटल है, ये कुल है, कुल क्षेत्रफल। लेकिन जो राजस्थान में है वो है 1,75,000, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये हम बोलते हैं, ये राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में, ये ध्यान रखना भाई। राजस्थान में कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, टोटल कितना है, 2,38,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में कहाँ कहाँ फैला है, मैंने भी बताया था, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में। ठीक है, मतलब नीचे से चलेंगे तो गुजरात फिर राजस्थान आएगा, फिर पंजाब और हरियाणा। तो भारत के कुल मरुस्थल का 62%। ठीक है, इसको, ये जो है, हम जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो पश्चिम में है इधर अफ्रीका पड़ता है, कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका के बाद में इधर से चलते हैं हम इस प्रकार से, तो इधर एशिया आ जाता है, और एशिया में ये भारत है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ से जब हवाएं चलती है तो ये रेत उड़ उड़ करके इस प्रकार से आ गई थी इधर, तो ये जो ईरान और इराक वाला इलाका है, इधर से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ से होते हुए कहाँ तक, भारत तक, मतलब अपने राजस्थान तक। इसलिए इसको जो है किसका पार्ट माना जाता है, ग्रेट पोलियो आर्कटिक, अफ्रीकी मरुस्थल का। तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अफ्रीका का जो मरुस्थल है, आर्ट, मतलब जिसको हम सहारा मरुस्थल कहते हैं, वहां से। ठीक है, और इसमें अगला देखते हैं।
देखिए अवसादी चट्टानों की अधिकता है, इसमें तेल कोयला निकलता है। देखिए राजस्थान में थार का मरुस्थल 19 जिलों में है और अरावली पर्वतीय प्रदेश इसमें सिरोही शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिरोही में पहाड़ियां ज्यादा है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि क्षेत्रफल तो है ज्यादा और जनसंख्या है कम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कम जनघनत्व है, कम जनघनत्व। ये ध्यान रखना। आपको पता होगा जनघनत्व जो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या निवास करती है उसके हिसाब से हम निकालते हैं, तो जनघनत्व 61% पे 40% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, जो टोटल मरुस्थल है वो 58% भाग पर फैला है। कितने पर? 58। ये ध्यान रखना, 58% पे फैला है, लेकिन अभी टोटल कितना है? 61.11%। तो ये जो 2.11% का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यूं है कि जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश है इस प्रकार से। ठीक है, तो इधर मरुस्थल है तो यहाँ से वहां चलेंगे तो कुछ जो रेत है उड़ करके इन गैप के भीतर आ जाती है, जो बीच में क्षेत्र है, और यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मरुस्थल है वो अपना विस्तार कर रहा है, और मरुस्थल का विस्तार करना या मरुस्थल अपने एक जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, मतलब आगे बढ़ना, मार्च। जैसे राजस्थान पुलिस में या आर्मी में होता है मार्च करना, तो वो मार्च, इसी जो शब्द है वो आगे बढ़ने को लेकर के यूज किया जाता है। मार्च का मतलब आगे बढ़ना, ये महीना वाला मार्च नहीं है भाई, ध्यान रखना। मरुस्थल का आगे बढ़ना, इससे क्या है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। और जो सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए जाना जाता है वो है नाचना गांव। ठीक है, कौन सा गांव जाना जाता है? नाचना गांव, जैसलमेर में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल का मार्च का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। और पूर्णतः वनस्पति रहित गांव जो है वो कौन सा है? सम गांव, जैसलमेर में, जहाँ के दौरे फेमस हैं, आपने देखा होगा जैसलमेर में। और नाचना गांव का ऊंट भी फेमस है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद में इसको रुक्स प्रदेश, रुक्स का मतलब होता है रूखा सूखा सा प्रदेश, किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और मैंने बताया था उधर हवेनसांग जो आया था, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? गुजरात प्रदेश दिया था। ये आ गया हवेनसांग। वो जिस दिन हम वहाँ जो एंसेंट नेम पढ़ रहे थे, नगरों के प्राचीन नाम, वहाँ भी मैंने बताया था कि हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपने, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे आ जाता है, तो आपको हम इंसान की पुस्तक का नाम बताना है भाई। पुस्तक का नाम कमेंट करना है। और हम इंसान का उपनाम, एक तो ये प्रश्न है पहला, और एक हम इंसान का उपनाम मैं बता देता हूँ। इसको हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। किसका? यात्रियों का राजकुमार। ये तो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी पुस्तक का नाम कमेंट करके बताना है भाई। देखिए कितना पढ़ रखा है आपने, कैसी तैयारी चल रही है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अगर यहाँ तक देखा है तो। फिर उसके बाद में मरुस्थल के दो पार्ट है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। में भी बता देता हूँ। देखिए ये जैसे भी अपन ने ये नारी क्षेत्र है, आपको इधर लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ भी मरुस्थल है, लेकिन वहाँ मरुस्थल है। वो अभी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई है उसकी वजह से थोड़ा हरित घाटी हिस्सा लगता है, वो हरा भरा खेती होती है, लेकिन वो है किसका पार्ट है? मरुस्थल का। ठीक है, तो देखिए ये इधर ये मरुस्थल है। ये टोटल क्या है? ये मरुस्थल। और इस मरुस्थल के भी मैं दो पार्ट कर देता हूँ। ये ठीक है, मतलब ये तो हो गया शुष्क, बिल्कुल सूखा, क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, शुष्क। और ये हो गया अर्ध शुष्क। ठीक है, इसमें जो शुष्क मरुस्थल है ये 0 से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, मतलब मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम कौन सी करती है? ये है, इसको ध्यान रखना भाई, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो, सॉरी 50, ये 0 से 10 सेंटीमीटर। और ये अभी हम आगे देख लेंगे, ये अरावली पर्वतमाला प्रदेश है, यहाँ तक आते आते 50, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 50, इस तरीके से बढ़ता जाता है। इधर
अभी हम जलवायु पढ़ेंगे तो वहां मैं बता दूंगा किस प्रकार से जो है वर्षाएं बढ़ती है इधर से इधर। फिलहाल मरुस्थल है तो मरुस्थल में जो है शुष्क और अर्ध शुष्क दो पार्ट हमने कर लिए। तो इसको कंप्लीट डिटेल के साथ पहला पार्ट देखते हैं। शुष्क मरुस्थल जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर ये जिले आए जाएंगे इसमें। आपने जो है वहाँ देख लिया था जिलों को। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है पहले जाके जो पुराना वीडियो वो देख लेना। परिचय में हमने देखा है राजस्थान के जो जिले हैं बॉर्डर पे कौन से हैं, बीच में कौन से हैं, सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो इसमें जैसलमेर, फलोदी जो कि अभी जोधपुर से लगा हुआ है, बीकानेर इधर से, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, ग्रामीण बाड़मेर उत्तर पश्चिम और बालोतरा पश्चिम का जो क्षेत्र है, और चूरू देखिए चूरू तक भी आता है। समगांव जो है पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ टीले टीले हैं, घास भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा ही नहीं होती। समगांव जो है पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कह सकते हैं, कभी कभार होती होगी पर फिलहाल ये जो है बिल्कुल इसको पूर्णतः वनस्पति रहित गांव घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दौरे दौरे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ डेजर्ट सफारी के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इसी में एक है लाठी सीरीज। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 80 किलोमीटर की एक भूगर्भिक जल पट्टी है, जिसमें मतलब यूं है कि नीचे से जमीन में पानी बहता है, मतलब चूने की सी परत है यूं इस प्रकार से। ऊपर तो मरुस्थल है लेकिन जो पानी है वो रेत में से होके रिस करके कहाँ चला जाता है, नीचे चूने की परत है, तो उसमें से क्या है मीठा पानी आता है। और इसी में एक चांदन नलकूप है। कौन सा? जिसको हम चंदन भी बोलते हैं या चांदन नलकूप भी बोलते हैं, चंदन नलकूप। और इसमें से जो है मीठा पानी निकलता है, इसलिए चांदन नलकूप को हम थार का गड्ढा कहते हैं। और जो ये पट्टी है भूगर्भिक जल पट्टी, मतलब नीचे धरती के जमीन में गर्भ में पानी भरा है, तो उसको हमने एक जो है जल पट्टी नाम दे दिया। इस पे पानी है, नीचे नमी है, तो ऊपर घास उगेगी। तो यहाँ पे जो है एक तो सेवण घास उगती है। कौन सी? सेवण घास। और सेवण घास में जो है आपको पता है, जिसको हम अपना जो राज्य पक्षी है घोड़ावण, वो इसमें घास में अपने अंडे देता है। मतलब ये जो घोड़ावण उसकी प्रजनन स्थली है और बहुत ही प्यारा सा पक्षी होता है। जब हम राजस्थान के जो प्रतीकें पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो चांदन नलकूप हो गया, सेवण घास। यहाँ पे एक पीवड़ा भी मिलता है। पीवड़ा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, पीवड़ा क्या है? एक सांप की प्रजाति है, वो देखेंगे। और ये हो गया सेवण घास में अंडे देता है, या घोड़ाओं की प्रजनन स्थली। और चांदन नलकूप, ये तीन चीजें आपको बेसिकली याद रखनी है। और याद क्या रखनी है? कंप्लीट अच्छे से याद रखना है। पीवड़ा क्या है? पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी खोज काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। काजरी अभी हम आगे देखेंगे अपना एक अनुसंधान केंद्र है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने 2007 में इसकी खोज करी थी। इसको यूं मानते हैं कि जो सरस्वती नदी है, हो सकता है प्राचीन समय में इस रूट से होके बहती होगी और वो जो है विलुप्त हो गई, या मतलब नीचे जमीन में चली गई। तो उसके अवशेष हैं। ये देखिए दामन, करड़ी, तरडगम, सेवण, ये घास उगती है यहाँ पे। अलग अलग और भी ये घास है, आपको इनका नाम याद रखना है। और चंदन नलकूप, जिसको हम चांदन नलकूप भी कहते हैं, थार का गड़ा, अभी हमने बात कर ही ली थी। देखिए काजरी, अभी मैंने बताया था काजरी, ये भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस पेज को तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अभी मैं बता रहा हूँ काजरी, इसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिख देता हूँ दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। सॉरी, सेंट्रल सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये काजरी जोधपुर में है अपने संस्था। और यहीं पे एक और है, एक आफरी। कौन सी है? एक आफरी संस्था है, आफरी, ठीक है। तो इसको लिख लेना, आफरी। आफरी की फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये जी नहीं है भाई, आइए इंस्टीट्यूट। इसको बोलते हैं शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, इसकी हिंदी में भी लिख लो, ये है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। सारे प्रश्न पूछे हुए हैं भाई, ध्यान रखना, हिंदी में पूछा हुआ है, इंग्लिश में पूछा हुआ है, तो आपको दोनों याद रखनी है। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में। आपरे की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1985 में। ये 85 है। ये इंडिया लेवल पे हुई थी, राजस्थान में 1987 में। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलते हैं आगे, इसको तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अब इसमें दो तरह के क्षेत्र हैं। एक तो भाई जो रेगिस्तान है, उसमें कुछ जगह तो बालू का होगी और कुछ जगह बालू का नहीं होगी। तो बालू का होगी तो उसको बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र बोलेंगे। जिसमें रेत के टीले होंगे वो बालू का स्तूप युक्त। और जिसमें नहीं होंगे उसको बोलेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त मतलब वहां पे बालू का नहीं है, कुछ टीले हैं, पहाड़ियां हैं। जैसे सारे मरुस्थल में सिर्फ केवल रेत ही रेत नहीं है, कुछ जगह पे पहाड़ियां भी है। जैसे हम देखते हैं जोधपुर का जो दुर्ग है वो मेहरानगढ़ चिड़िया टूप पहाड़ी पर है। जैसलमेर का किला जो है त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो वो जो चीजें हैं, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सब जगह जो है रेत ही रेत नहीं है, बीच में कुछ पहाड़ियां भी है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसमें टीले रहित, जिसमें टीले नहीं है, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर वाला। सर्वाधिक जो विस्तार है इसमें जैसलमेर है। इसमें देखो जो टर्सियरी और प्लिस्टोसिन काल की जो है चट्टानों के जीवाश्म पाए जाते हैं या जीवाशेष। और जीवाश्म मिले हैं, इसका मतलब जो प्राचीन टाइम के हैं। तो ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में एक जगह है जहाँ पे इन जो जीवाश्म मिले हैं इन सबको रखा गया है, एक पार्क बनाया गया है। तो इसको आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी बोलते हैं। और मतलब वुड का मतलब क्या है, लकड़ी, और फॉसिल्स का मतलब क्या है, अवशेष। तो आकल गांव है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आकल वुड फॉसिल्स पार्क। इसको सुधासरी पार्क भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम कौन सा है, सुधासरी पार्क। तो आप ये ध्यान रखना भाई, सुधासरी पार्क। ठीक है, ये भी इसका नाम है। चलते हैं आगे। आकल वुड फॉसिल्स पार्क ये राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है। यहाँ से एक और चीज में इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये वाली, ये जो बाग फोल्डर है, ये कहाँ है, फलोदी में। फलोदी नया जिला बना है, इसको तो आप मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आकलोड फॉसिल्स पार्क वाला पूछा जा चुका है। अगर आप यहाँ सर्च करोगे तो आकलोड जो फॉसिल्स पार्क है, इसमें जो लकड़ी है प्राचीन समय की, हमने देखा अभी जो ट्रेसेरी युग है वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं, उस जमाने की लकड़ियाँ, उनके अवशेष हैं, कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे। बाग फोल्डर को मैं मोस्ट इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ना बर्फ के अवशेष मिले हैं, जिसको हम बोलते हैं हिमानीकृत गोलास्म। क्या बोलते हैं, हिमानीकृत। अरे एक मिनट रुको, ये मैंने सोचा भाई हाईलाइट रहे। हिमानीकृत, हिमानीकृत गोलास्म यानी मोरेन चट्टान के अवशेष, हिमानी घर्षण निशान। ये आप इसको भाई, ये हिंदी में है, सीधा सा दे रखा है, तो आपको यूं सीधा सा याद रखना है। जो ये अवशेष है वो किसके हैं, बर्फ के अवशेष हैं, बर्फ के अवशेष। तो इसको भी मोस्ट लगा लेना, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में बर्फ के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो बाग फोल्डर में। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ये थार के मरुस्थल का भाग है। इसमें इसको युवा मरुस्थल कहते हैं, हमने देख ही लिया था। ये मान ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, पाकिस्तान में चोलिस्तान, 2,38,000 वर्ग किलोमीटर, ये देख लिया था हमने। ठीक है, उत्तर पश्चिम में मतलब जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल पे अलावा 58% पे, टोटल 61% पे नाचना गांव गुजरात प्रदेश है उनका, ये चाहे दोबारा आ गया। शुष्क और अर्ध शुष्क, देखिए अब बालों का स्तूप के प्रकार, मतलब जो रेत के जो टीले बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं, आपने प्रसिद्ध गीत सुना होगा धरती धोरारी। तो वो बालों का स्तूप जो बनते हैं, रेत के धोरे, उनको जो अपना लिटरेचर की भाषा होती है उसमें क्या बोलते हैं, धोरे। ये ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बालों का स्तूप को क्या बोलते हैं,
साहित्य क्षेत्र में धोरे बोलते हैं। धोरे, धरती दो नारी कन्हैयालाल सेठिया जी का प्रसिद्ध गीत है। तो इनको बोलते हैं धोरे। और इनको धरियन भी बोला जाता है, धरियन। ठीक है, जैसलमेर की तरफ बोलते हैं। तो अनुदेर्य बालों का स्तूप और अनुप्रस्थ, देखिए अनुदेर्य, ये आपको नाम याद ही रखने। ये देखिए मैं को यूं लिख रहा हूँ, ये इसको आप अनुदेर्य को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ये, या इसको थोड़ा सा और सही समझने के लिए इस प्रकार बना लेते हैं। ये अनुदेर्य का मतलब क्या है, यूं याद रखना, आड़ा या आड़े। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है, ये इस प्रकार से जो मतलब आड़े बनेंगे उनको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप। ठीक है। और जो हवा के समकोण, ये मतलब हवा के हवा की सिध में बन रहे हैं तो इनको आड़े कहेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद में अनुप्रस्थ जो बनते हैं, जैसे कि हवा की दिशा इधर है, ये बनते हैं यूं इस प्रकार से। हवा इधर चल रही है तो ये यूं बनेंगे, मतलब हवा की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री पर बनेंगे, लंबवत बनते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ या आड़े। फिर घासी या कारवा मार्ग, जब दो बालों का स्तूप होते हैं, जैसे मान लो एक बालों का स्तूप इधर हो गया और एक इधर बन गया, तो ये बीच में जो बन गया बच गया, इसमें से होके जो जानवरों के रेवड़ हैं या वो गुजरते हैं तो उनके लिए रास्ता बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कारवां मार्ग बोल देते हैं या कॉरिडोर बोलते हैं। मतलब जैसे भी सिटियों में बहुत सी जगह होती है कि जो मुख्य सड़क है, ये सड़क इधर गाड़ियां चलेंगी और इधर गाड़ियां चलेंगी। बीच में जो है एक, जो स्पेशल चीजों के लिए, एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए, उनके लिए एक रास्ता छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम कारवां मार्ग या कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, ये आमजन के लिए होता है और ये सिर्फ स्पेशल के लिए। ठीक है, स्पेशल केस में यूज करने के लिए। तो उसको ध्यान रखना, दो बाल का स्तूप के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आपके कारवां मार्ग या कॉरिडोर। क्योंकि यहाँ से क्या गुजरते हैं, जानवर, जानवरों के रेवड़, रेवड़ जानते हो ना। फिर बरखान, ये भाई ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बरखान। बरखान का मतलब यूं है कि ये अर्धचंद्राकार बनता है। जैसे चांद आपने देखा होगा, जब आधा चांद बनता है तो कैसे बनता है, ये इस प्रकार से बनता है। आधा चांद बनता है अर्धचंद्राकार टीले, मतलब हवा चल रही है तो ये कोने से निकल जाते हैं। ये सबसे ज्यादा गतिशील है, मतलब सबसे ज्यादा गति करते हैं हवा के साथ, क्योंकि हवा चलेगी इधर तो इसके साथ रेत ज्यादा जाएगी। तो गतिशील है, और गतिशील होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसानदायी होंगे। नुकसानदायी यूं कि एक ही रात में जो टीले हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब स्थानांतरण हो जाता है। इसीलिए अगर आपको नॉलेज हो तो जो अपने जो बॉर्डर है, पश्चिमी बॉर्डर, वहाँ पे जो बीएसएफ वाले जवान है ना, वो आज तक ऐसा मानते हैं कि जो थोड़ा सा एरिया है जहाँ ज्यादातर ये क्षेत्र में बनता है, तो वहाँ खंबे लगाते हैं ना तो गिर जाते हैं वापस। तो वहाँ स्पेशल थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये भालेरी, चूरू, नीमकाथाना, सीकर, देशनोक, लूणकरणसर, ओशिया, सब तरफ मतलब यहाँ पे चूरू, जोधपुर ग्रामीण में और इधर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे। तारा बालू का स्तूप, ये स्टार ड्यून्स होते हैं, मतलब हवा की दिशा बार बार बदल रही है, ये दिशा बार बार बदलेगी तो क्या होंगे, ये तारे के समान बन जाएंगे भाई, ध्यान रखना। तारा, स्टार बालू का स्तूप बोलते हैं हम इसको। ये मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, गंगानगर की तरफ ये इस तरीके से बन जाते हैं। ये जैसे हवा की दिशा बदली, एक बार इधर से चल रही थी तो इधर बन गया, फिर इधर से चलने लगी तो इधर बन गया। ये इस प्रकार से। नेब का, झाड़ियों के पीछे बने बालों का स्तूप, भाई ध्यान रखना, इसका गलत मतलब मत लिखा, मतलब नहीं लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। झाड़ियों के पीछे मतलब जैसे कोई झाड़ी है, मरुस्थल में बहुत सारी छोटी छोटी झाड़ियां होती है, हवा चली तो इधर की रेत उड़ के इधर गिर गई, तो ये जो झाड़ियों के पीछे बनते हैं उसको क्या कहते हैं, नेबखा बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ ले। इंसलबर्ग या द्वीपीय पर्वत, इसको खड़ी चट्टान बोलते हैं। इंसलबर्ग चट्टानों का प्रकार है, सांबर के आसपास। गिरिपद, इसको ध्यान रखना, गिरि का मतलब पर्वत, पद का मतलब क्या हो गया, पैर। मतलब जो पर्वत के सबसे नीचे का स्थान है जहाँ रेत इकट्ठी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, गिरिपद या पिडमेंट। पलाया, ये रेगिस्तान की झीलें होती है। कहाँ पे, रेगिस्तान में जो झीलें बन जाती है,
उनको क्या कहते हैं, पलाया। एक और होती है रन या टाट। ये देखिए जो पलाया होती है ये बड़ी होती है। रेगिस्तान की झीलें पलाया बड़ी होती है, बड़ी झीलें, ये ध्यान रखना, बड़ी। जो कैपिटल लेक्स होती है, बड़ी झीलें, थोड़ी सी बड़ी, उनको क्या कहते हैं, पलाया। और जो छोटी झीलें होती हैं उनको कहते हैं रन या टाट। ये छोटे गड्ढे जिनमें जल भर जाए उनको रन या टाट, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान रखना। ये खारे होते हैं भाई, मरुस्थल में बनेंगे तो कौन सी होगी, खारे पानी की बड़ी झीलें, बड़े गड्ढे। डाड, ये वायु द्वारा मरुस्थल में जो बन जाते हैं, मतलब कभी कभी रेत की वजह से ऐसे बन जाते हैं। तो वो जैसे कि ताल छापर, पड़िहारा, तो ये किसके पार्ट हैं, ये आपके जो रण या टाट हैं उसका जो उदाहरण कौन कौन सा है, ताल छापर और पड़िहारा रण। तल्ली या पोकर, ये ध्यान रखना, तल्ली पोकर हम बोलते हैं तालाब को, किसको बोलते हैं, तालाब। पोकर आपने नाम सुना होगा, सॉरी, तालाब हो गया क्या, तालाब। तो पोकर का मतलब क्या है, तालाब। साहित्य में हम यूज करते हैं तालाब। तो तालाब का पानी पीने लायक मीठा जल भर जाए तो उसको क्या कहेंगे, तल्ली या पोकर। मरहो, मतलब जो तल्ली पोकर सूख गई तो उसके बीच में जो उपजाऊ मिट्टी बचती है तो उसको क्या कहेंगे, मरहो। मरहो भी बोलते हैं और एक खड़ीन भी बोलते हैं। जे जो अपने अपना जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या है, मरुस्थल में खेती करने के लिए खड़ीन, खड़ीन कृषि भी है और खड़ीन एक वर्षा जल संग्रहण की एक प्रणाली भी है। तो इसकी खोज उन्होंने करी थी, मतलब उन्होंने अच्छा विकास किया था इस बारे में। तो खड़ीन कृषि उसको बोलते हैं, कहाँ पे, जैसलमेर में। क्या होता है खड़ीन कृषि में, देखिए मैं बता देता हूँ इधर। ये खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की। इसमें मिश्रित अनाज बो देते हैं तो उसको बोलते हैं बेजड़। ये बेजड़ है। एक होता है बेजड़ा, या बेजड़ा भी मिलता है, और एक इसको बजेड़ा भी बोलते हैं, बजेड़ा। आपको दोनों नाम याद रखने, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। ये करौली में पान की खेती होती है, करौली में पान की खेती है। मैंने शॉर्ट्स में भी बता रखा है, दोनों बेजड़ और बेजड़ा समझा रखा है। तो खड़ीन कृषि क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे इधर से बारिश का पानी आ रहा है, ठीक है, यूं इधर डला आने, तो ये क्या करते थे, यहाँ पे रोक लगा दी, ये मिट्टी की दीवार बना दी, ठीक है। तो ये जो वर्षा का जो पानी आया वो आके कहाँ, यहाँ इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा हो गया तो ये क्या करते थे, इकट्ठा होने के बाद में ये वाली जो जमीन है इसमें तो बो देते थे फसलें, क्या बो दी, मिश्रित अनाज बो दिया। और इस पानी से इसमें कर दी सिंचाई, और इधर बना दिया कुआं। क्या बना दिया, कुआं। तो ये जो पानी है नीचे से रिस करके इस कुएं में जाएगा, तो ये पीने के भी काम आ गया और एक कृषि में भी काम आ गया। देख ले, इतने इंटेलिजेंट थे अपने जो मारवाड़ी लोग हैं, मैं कहूँ पश्चिमी क्षेत्र के लोग। तो उन्होंने इसका जो है विकास किया था, पालीवाल ब्राह्मण। पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, खड़ीन क्या है, खड़ीन कृषि, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, बालसन चट्टानों के बीच में जल भर जाए वो। और लघु मरुस्थल किसको कहेंगे, जो बीकानेर से लेके कच्छ अपने गुजरात पड़ता है तो वहां तक का जो क्षेत्र है वो। बबूलिया, जानते हो, बबूलिया वायु का भंवर होता है। तो इसके बाद में इस क्लास को ये ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आज क्या है, थोड़ी वर्षा ज़्यादा हो रही है और बिजली है नहीं। तो आप इसको यहाँ से, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आगे, यहीं से शुरू करेंगे रिवीजन के साथ।